नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर और ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर है और उनके इस दौरे पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। आपको बता दें, इस दौरान भारत और रूस के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी सहमति बन सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई रूसी अधिकारियों के साथ मुलाकात की और इन मुलाकात के दौरान कई रक्षा समझौतों को लेकर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें से AK-203 को लेकर भी करार दिया गया है। आपको बता दें, मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा सहयोग भारत और रूस के बीच की सहमति का महत्वपूर्ण स्तंभ है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच कई अहम समझौतों पर सहमति बनी। तो वहीं भारत और रूस के अधिकारियों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई और AK-203 को लेकर करार हुआ। मीडिया से बातचीत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा सहयोग भारत रूस के बीच साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और हमें उम्मीद है कि ये साझेदारी सभी जगह शांति लेकर आएगी और एक स्थिरता प्रदान करेगी। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोगों में भी डर बढ़ता जा रहा है। अब तक देश में 21 मामले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 9 मामले जयपुर के हैं। आपको बता दें, सरकार का बार बार यही कहना है कि इस नए वेरिएंट को लेकर के तैयारियां पूरी हैं, लेकिन ये वेरिएंट कितना खतरनाक है और इसका क्या प्रभाव है और ये कितनी तेजी से फैल रहा है, इसको लेकर के लोगों में काफी डर बना हुआ है। देश में ओमिक्रॉन के 21 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से सिर्फ 9 केस जयपुर से हैं और अलग अलग राज्यों में ओमिक्रॉन के केस मिले हैं। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार यही बात कही जा रही है कि इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए सरकार की तैयारी पूरी है, लेकिन यह नया वायरस कितना खतरनाक है, इसके क्या प्रभाव हैं, ये कितने तेजी के साथ फैल रहा है, इसको लेकर लोगों के मन में लगातार डर बना हुआ है। अब इसे गलती कहें या पहचान का धोखा, लेकिन सेना की एक छोटी सी चूक की वजह से नागालैंड में 14 आम नागरिकों की जान चली गई। इसके बाद से ही देश भर में विवाद पसरा हुआ है। विपक्ष भी सरकार को लगातार घेर रहा है। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर बयान दिया। उन्होंने आम लोगों की जान जाने पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि एजेंसीज को ये कहा गया है कि आने वाले समय में इस तरह की घटना ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि सेना की एक चूक की वजह से ऐसी घटना हुई। जब गाड़ी को रोका गया तो गाड़ी रुकी नहीं और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी गई। इसी वजह से सेना ने ऐसी कार्रवाई की। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आने वाले समय में ऐसा ना हो, सरकार और सेना ये सुनिश्चित करेगी। नागालैंड की हिंसा पर सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। शाह ने कहा कि मैंने खुद नागालैंड के मुख्यमंत्री से बातचीत की। नागालैंड के हर हालात पर केंद्र की नजर है और मृतक लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। शाह ने कहा कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। सरकार ने मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया है, जो 1 महीने में जांच पूरी करेगी। उधर सेना ने भी निर्दोष नागरिकों की मौत पर दुख जताया। सोमवार को राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ, जिस कारण सदन की कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। इससे पहले भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 3 बार स्थगित हुई थी। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। वहीं बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली से सटे कई इलाकों में विजिबिलिटी कम हुई है। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में आज AQI 300 के पार दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली सरकार ने जरूरी सेवाओं में लगे ट्रक को छोड़कर अन्य सभी ट्रक पर 7 दिसंबर तक रोक लगा दी है। वहीं आपको बता दें कि कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर भी अगले आदेश तक प्रतिबंध जारी रहेगा। कृष्ण की नगरी मथुरा में तनाव है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं। जी हां, आपको बता दें कि बाबरी विध्वंस की बरसी पर अखिल हिंदू महासभा द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक का आह्वान किया गया था। हालांकि उन्होंने बीते दिन अपना आह्वान वापस ले लिया था। फिर भी किसी भी तरह की अनहोनी घटना से बचने के लिए मथुरा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। आपको बता दें कि पूरे जिले में धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के करीब 2000
जवानों को तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र है। सीसीटीवी कैमरों से और ड्रोन से हर गतिविधि की पर पैनी नज़र है प्रशासन की। आपको बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस ढांचा कार सेवकों के द्वारा ढहाया गया था, जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। भगवान कृष्ण की नगरी अयोध्या में तनाव का माहौल बना हुआ है। दरअसल अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद में जल अभिषेक करने का आह्वान किया गया था। हालांकि बीते दिनों हिंदू महासभा ने अपना आह्वान वापस लिया था, लेकिन मथुरा जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी है। करीब 2000 पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों को तैनात किया गया है। सीसीटीवी और ड्रोन से हर गतिविधि पर प्रशासन अपनी नजर बनाए हुए है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह की ओर जाने वाले मार्ग को भी प्रशासन ने बंद कर दिया है। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 372 रनों से जीत दर्ज कर टेस्ट मैच की सीरीज में बढ़त हासिल कर ली और ये सीरीज अपने नाम कर ली है। बता दें कि पिछला मैच जो कि ड्रॉ रहा था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 372 रनों से ये जीत दर्ज की है। लेकिन इस जीत के साथ साथ भी अब भी भारतीय टीम पॉइंट नंबर में तीसरे स्थान पर है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी नई सियासी पारी के लिए एक्टिव हो चुके हैं। दरअसल उन्होंने चंडीगढ़ में अपनी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान कैप्टन ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और ढींढसा की पार्टी के साथ चुनाव में उतरेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी सीटों को लेकर बातचीत जारी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए क्या कैप्टन पंजाब का चुनाव जीत पाते हैं या नहीं। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान कैप्टन ने राज्य का अगला विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ने का ऐलान किया। अमरिंदर ने कहा कि उन्होंने इस बारे में अमित शाह से बात की है। हालांकि सीटों पर समझौता होना बाकी है। पंजाब में अगले साल फरवरी के बाद चुनाव होने की संभावना है। कैप्टन अमरिंदर ने साथ ही कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन को लेकर भी बात रखी और कहा कि आंदोलनकारियों को अब घर वापस लौट जाना चाहिए। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष ने भी तैयारी शुरू कर दी है। चंडीगढ़ में सोमवार को पूर्व मंत्री और कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी मीडिया से रूबरू हुई। इस दौरान किरण चौधरी ने कहा कि एचपीएससी और एचएसएससी में हो रहे गड़बड़ झाले समेत तमाम मुद्दों पर विपक्ष सरकार को शीतकालीन सत्र में घेरेगा। इसके साथ ही किरण चौधरी ने यह भी कहा है शीतकालीन सत्र की अवधि को सरकार ने छोटा रखा है, लिहाजा तमाम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाएगी। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का कहना है कि बीएससी की जो बैठक होगी उसमें सत्र की अवधि तय की जाएगी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने ये कहा है कि सभी सदस्यों को बोलने का पूरा मौका दिया जाए। इसके लिए वो लगातार प्रयास करते रहे हैं और इस बार के शीतकालीन सत्र में भी सभी को बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने ये भी साफ किया है कि कोविड के चलते कोविड के प्रोटोकॉल को पालन करना जरूरी होगा। इस बार का विधानसभा का सत्र हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं, चूंकि विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे हैं। एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए थे। इसी आदेश को लेकर कहीं न कहीं निजी स्कूल संचालक नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना था कि स्कूल को बार बार बंद करने से कहीं न कहीं बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है और ऐसे में प्रदेश सरकार को निजी स्कूल संचालकों से विचार विमर्श करना चाहिए, न कि स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। ऐसे में सीबीएसई बोर्ड के 10th और +2 के टर्म 1 के एग्जाम भी चल रहे हैं। वहीं अभिभावकों का कहना है कि बार बार स्कूल बंद करने से कहीं न कहीं बच्चे ऑनलाइन पढ़ने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को कोई विकल्प निकालना चाहिए जिससे कि स्कूल बंद न रहे और बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर न पड़े।
क्योंकि बार बार स्कूल बंद करने से कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में जिस तरह से लगातार बर्फबारी हो रही है, वही बात करें मंडी जिला की, तो मंडी में भी लगातार 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। उसी के बीच आज जो है मौसम थोड़ा खुला है, लोगों के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आई है। मगर पिछले दिन की बात करें तो पिछले दिन भारी बारिश के चलते आसमानी बिजली गिरने का जो एक मामला है वो सामने आया है। बात करें मंडी जिला के नेला वार्ड की, जहां पर एक पेड़ के ऊपर आसमानी बिजली गिरी, जिससे पेड़ के जो है 2 फाड़ हो गए हैं, मगर किसी भी प्रकार का कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। किसान आंदोलन के मुद्दे पर बोले कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अब किसानों को बॉर्डर से उठ जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से किसान नेताओं का कहना था कि कानून वापसी और घर वापसी, सरकार द्वारा जो है राष्ट्र हित के अंदर ये निर्णय लिया गया और कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया। और जिस प्रकार से एमएसपी की मांग की जा रही है और अन्य मांगे हैं, उस पर भी सरकार विचार कर रही है। एमएसपी के लिए कमेटी गठित की जाएगी और उसके अंदर किसानों को भी शामिल किया जाएगा। ऐसे में उनके बैठने का अब कोई औचित्य नहीं बनता। किसानों को वहां से जो है अब लौट जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो कृषि कानून बनाए गए थे वो बिल्कुल किसानों के हित में थे, लेकिन जो राष्ट्र हित था और जो माहौल बना था उसको देखते हुए सरकार द्वारा फैसला लिया गया। वहीं उन्होंने विपक्ष के बार बार जो मुद्दा उठाया जा रहा है कि इस किसान आंदोलन के दौरान 700 किसानों की जो मौत हुई है और उनको जो है शहादत का नाम दिया जा रहा है, उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि विपक्ष की सरकारों के अंदर किसानों के ऊपर जितने अत्याचार हुए, यहाँ पर जो है बिल्कुल किसानों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया गया। इतने बड़े आंदोलन के बाद भी केंद्र और प्रदेश सरकार ने बिल्कुल संयम बनाकर रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से विपक्ष के लोग 700 किसानों की मौत को शहादत कह रहे हैं, तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में मौत हुई है और इनका दोषी कौन है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, सरकार का नहीं। इसमें हम कोठीपुरा के एम्स के बाहर हैं और आज ओपीडी का पहला दिन है। आज लगभग 150 से ज़्यादा मरीज अपना चेकअप करवाने के लिए ओपीडी में पहुंचे हैं। आपको यहां से हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जहां पर विभिन्न बीमारियों को लेकर आज लोग अपना इलाज करवाने के लिए एम्स की ओपीडी में यहां पर पहुंचे हैं। लोगों ने अपना यहां पर चेकअप भी करवाया और उन्हें डॉक्टरों के द्वारा जो सलाह दी गई है उसको लेकर लोगों के द्वारा अब खुशी का माहौल है कि हमें अब इलाज करवाने के लिए आईजीएमसी शिमला या पीजीआई का रुख नहीं करना पड़ेगा। अब ओपीडी खुलने से यहाँ पर लोगों को हर सुविधा धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगी। इटावा में व्यापारी से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस शिकायत में अनाज मंडी के एक व्यापारी ने बताया कि कल उन्हें एक अज्ञात फोन से 25 लाख रुपए की मांग की गई है। रुपए न देने की एवज में उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसकी शिकायत उन्होंने पिहेवा पुलिस थाने में की है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन पुलिस मीडिया को इसमें कुछ भी बताने से मना कर रही है। सोनीपत में निजी स्कूल संचालकों द्वारा सरकार और प्रशासन के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। जहां निजी स्कूल संचालक स्कूल खोलते हुए नजर आए, वहीं सोनीपत में अगर बात करें तो 70% निजी स्कूल जो हैं खोले गए, जहां छोटे छोटे बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ कहीं ना कहीं करते हुए नजर आए। क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर गाइडलाइन जारी की थी, स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए थे, बावजूद इसके कहीं ना कहीं नियमों की अवहेलना नजर आई। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सोमवार को मेवात जिले का दौरा किया। राजकीय महाविद्यालय सालाहिड़ी में उन्होंने रक्तदान शिविर के अलावा सम्मान शिविरों में भाग लिया। इसके बाद उनका काफिला नल्लडेश्वर शिव मंदिर में पहुंचा, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद कोटला झील में उन्होंने न केवल कई गांवों के किसानों से बातचीत की, बल्कि कांग्रेस के तीनों विधायकों ने भी उनसे कोटला झील का विस्तार 500 एकड़ से लेकर 1000 एकड़ में करने की मांग उठाई। तीनों विधायकों ने महामहिम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें गुरुग्राम में नमाज प्रकरण को लेकर चिन्हित स्थानों पर जिला प्रशासन व सुरक्षा की मौजूदगी में नमाज अदा करने की मांग उठाई।
मनाली में जो ये ताज़ा बर्फबारी हुई है, उसके बाद जहां एक और इस बर्फबारी का टूरिज्म के लिए संजीवनी बनी है, वहीं जो किसान बागवान हैं उनके लिए भी ये जो है उत्तम मानी जा रही है। क्योंकि जिस तरह से पीछे जो सूखा चल रहा था, करीब 15-20 दिन से सूखा चल रहा था, अब इस ताज़ा बर्फबारी व बारिश के बाद जो है पेड़ों को नमी मिलनी शुरू हो गई है, जिसका फायदा सीधे बागवानों को भी मिलने वाला है। 2022 के चुनावी दंगल में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज अपने पार्टी के दफ्तर का उद्घाटन किया। इस दौरान हालांकि कोई भी बड़ा चेहरा नजर नहीं आया, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनका मुकाबला किसी के साथ नहीं है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में ये जो उन्होंने कार्य किए हैं उनको वे विकास तौर पर मुख्य मुद्दा लेकर जनता के बीच में जाएंगे और चुनावों को लेकर कम समय रह गया, इस बात को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि तजुर्बा एक बहुत बड़ी चीज़ है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2022 में उनकी पार्टी जरूर देखने को मिलेगी। जिला किन्नौर में 2 दिसंबर से लेकर अब तक भारी बर्फबारी का दौर जारी है। जितनी खूबसूरत पहाड़ियों पर ये बर्फबारी की चादर दिख रही है, उस सफ़ेद चादर के पीछे बहुत बड़ी आपदाएं भी छुपी होती है, क्योंकि बर्फबारी के बाद जिला किन्नौर के पहाड़ियों से ग्लेशियरों के गिरने का सिलसिला जारी रहता है। ऐसे में प्रशासन द्वारा जिला की ऊंची पहाड़ियों पर पर्यटकों व स्थानीय लोगों को जाने से सख्त मनाही की है, ताकि ग्लेशियर से किसी के जान माल का नुकसान न हो। आपको बता दें कि जिला किन्नौर में बर्फबारी के बाद अब पीने के पानी के जल स्रोत भी जम चुके हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जिला किन्नौर के दुर्गम क्षेत्रों में अत्यधिक बर्फबारी के चलते सड़क संपर्क भी अवरुद्ध हुए हैं। हालांकि जिला किन्नौर का राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पूरी तरह से अभी सुचारू रूप से ठीक है और वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से चल रही है। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता रिपोर्टर में आज के लिए इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।